नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। सीटेट की परीक्षा 14-15 तारीख को आयोजित होने वाली है और जो विद्यार्थी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वे निश्चित रूप से तैयारी को अपनी जारी रखें। तैयारी में कोई कमी नहीं रखें, क्योंकि इसी साल के अंत में और अगले साल यानी 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और सीटेट आप अपने आप को पास करने के लिए बिल्कुल जरूरी समझें। तो उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें हमने पिछले 3 पेपरों को आपके सामने रखा। भाषा 1 में हिंदी हो, भाषा 2 में हिंदी हो। आज हम चौथा सेट आपके सामने हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नोत्तरों का लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 2018 का पेपर है, सीटेट पेपर नंबर 2, और जिन्होंने दूसरी भाषा के रूप में उसको चुना हो हिंदी को, उनके लिए यह उपयोगी है। सबसे पहले गद्यांश दिया हुआ है, उसे पढ़ते हैं। मेरा थोड़ा बहुत संबंध साहित्य की दुनिया से भी है। यही हालात मैं यहां भी देखता हूं। यूरोपीय साहित्य का फैशन हमारे उपन्यासकारों, कहानी लेखकों और कवियों पर झट हावी हो जाता है। किसका? यूरोपीय साहित्य का फैशन, यानी जहां लिखने की पद्धति यूरोप में जैसी है उसी प्रकार की पद्धति अपने यहाँ चलने लग जाती है। मैं अपने प्रांत पंजाब की बात करता हूं। मेरे पंजाब में युवा कवियों की नई पौध सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इनकलाबी जज्बे से ओतप्रोत है। क्या? पंजाब में युवा कवियों की नई पौध, यानी नए जो व्यक्ति हैं, लिखने वाले जो नए नए लोग हैं, वो क्या लिखते हैं? सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इनकलाबी जज्बे से ओतप्रोत है। इसमें और क्या लिखा जाता है? इसमें भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण को हटाने की और एक नई व्यवस्था बनाने की बात की गई है। हाँ, हमें सामाजिक बदलाव की जरूरत है और इन कविताओं में बातें तो बहुत अच्छे ढंग से कही गई हैं, पर इनका स्वरूप देसी नहीं है। क्या नहीं है? देसी। वो कहा ना ऊपर कि यूरोपीय पद्धति का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है, इस पर पश्चिम का प्रभाव है। परिणाम यह है कि यह सारा इंकलाब एक छोटे से कागज पर सीमित रह जाता है। बस साहित्यिक समझ रखने वाले एक छोटे से समूह में इनकी बात होती है। किसान मजदूर जो शोषण झेल रहे हैं, जिन्हें वे इंकलाब की प्रेरणा देना चाहते हैं, वे इसे समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इसकी समझ से परे है। इस साल मेरी मातृभूमि पंजाब में मुझे गुरु नानक विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य बनाने के लिए नामित किया गया। जब मुझे उसकी पहली मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया तो मैं पंजाब में ही प्रीतनगर के पास था। कहाँ थे? प्रीतनगर के पास था। एक दिन शाम को अपने ग्रामीण दोस्तों से गपशप करते हुए मैंने अमृतसर में होने वाली सीनेट की मीटिंग में जाने का जिक्र किया तो किसी ने कहा, हमारे साथ तो आप तहमद यानी कि लुंगी और कुर्ते में हमारे जैसे ही बने फिरते हो, वहां सूट बूट पहनकर साहब बहादुर बन जाओगे। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, आप अगर चाहते हैं तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। तभी कोई दूसरा बोला, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है ना? तो एक पैराग्राफ आपको जो दिया गया है, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, और कवि ने, लेखक ने यही बताया है कि हमारे यहाँ जो पंजाब में लिखने की नई पीढ़ी थी, उसके लेखन कला पर यूरोपीय पद्धति का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है, जिस कारण से जो लोग समझ पाते हैं वे लोग तो इनकी बातों को समझ लेते हैं। तो ये चर्चा या इंकलाब के प्रति जो प्रेम है वह एक जगह पर ही सीमित रह जाता है, लेकिन उसमें जिनके मूल मुद्दे उठाए गए हैं, ऐसे किसान और शोषित वर्ग, वो तो इस बात को समझ ही नहीं पाते। तो जिन्हें समझाना है, जब वो ही नहीं समझ पाएंगे तो हमारे लेखन की सार्थकता क्या है?
आइए अब इसी पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नोत्तर आपके सामने रखते हैं। 121 नंबर का प्रश्न, युवा कवियों की नई पौध से क्या तात्पर्य है? किससे? युवा कवियों की नई पौध यानी नई पीढ़ी, उससे क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1, वे कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं। ऑप्शन 2, वे कवि जो अभी नए युवा हैं। ऑप्शन 3, वे युवा कवि जिन्होंने लेखन शुरू किया है। या ऑप्शन 4, वे युवा कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं। जो पद्यांश को या गद्यांश को समझना नहीं जानते, उन्हें तो चारों ही ऑप्शन एक जैसे लग रहे होंगे। बोलिए क्या सही होगा? वे कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं, वे कवि जो अभी नए युवा हैं, या वे युवा कवि जिन्होंने लेखन शुरू किया है, या वे युवा कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं। तो नए विषयों पर लिखने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। क्या बात यह है कि जिन्होंने अभी अभी लेखन शुरू किया है, ठीक है ना, लेखन शुरू किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, युवा कवियों की नई पौध। दूसरा क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहां भी सार्थकता नहीं बैठती है। वे युवा कवि जिन्होंने लेखन शुरू किया है ना। चलिए 122 नंबर का प्रश्न, पंजाब के युवा कवियों के लेखन का विषय क्या है? किसके? पंजाब के युवा कवियों के लेखन का विषय क्या है? ऑप्शन 1, सुव्यवस्था यानी कि अच्छी व्यवस्था पर लिखना। ऑप्शन 2, न्याय। ऑप्शन 3, भ्रष्टाचार। या ऑप्शन 4, भावनाएं। बोलिए पंजाब के युवा कवियों के लेखन का विषय क्या है? तो भैया अच्छी व्यवस्था पर लिखने की जरूरत नहीं, अभी न्याय पर नहीं, भावनाएं नहीं, हमने पढ़ा था भ्रष्टाचार के ऊपर। पंजाब के कवि जो हैं वे भ्रष्टाचार के ऊपर, किसान और मजदूरों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के ऊपर लिख रहे हैं, तो भ्रष्टाचार हमारा सही हो जाएगा। 123 नंबर का प्रश्न, कविताओं का स्वरूप देसी नहीं है, वाक्य से अभिप्राय क्या है? क्या कहा? कविताओं का स्वरूप देसी नहीं है, इसका अभिप्राय क्या है? ऑप्शन 1, कविताओं में शब्द पश्चिम से प्रभावित हैं। ऑप्शन 2, कविताओं में शब्द पश्चिम से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन 3, कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है। या ऑप्शन 4, कविताओं का प्रकाशन पश्चिम से प्रभावित है। बोलिए कविताओं का स्वरूप देसी नहीं है, इसका क्या अभिप्राय है? तो कविताओं में शब्द पश्चिम से प्रभावित, अकेले यह बात नहीं, कविताओं में शब्द पश्चिम से प्रभावित नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कविताओं की जो अभिव्यक्ति है, समझाने का तरीका है, वह पश्चिम के ढंग से प्रभावित है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए 124 नंबर का प्रश्न, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि किनका शोषण हो रहा है। क्या इस पैराग्राफ के आधार पर आपको बताना है कि शोषण किसका हो रहा है? ऑप्शन 1, किसानों और कवियों का। ऑप्शन 2, कवियों और मजदूरों का। ऑप्शन 3, कवियों और लेखकों का। ऑप्शन 4, किसानों और मजदूरों का। बोलिए। तो भैया कवियों के तो शोषण की कोई बात ही पैराग्राफ में नहीं आई है, तो आपको ये तीनों ऑप्शन तो आपके वैसे भी गलत हो गए। तो किसानों और मजदूरों का शोषण हो रहा है। किसका? किसानों और मजदूरों का शोषण हो रहा है। चलिए 125 नंबर का प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि पंजाब प्रांत के आदमी सामान्यतः क्या पहनते हैं। बोलिए पंजाब प्रांत के आदमी सामान्य रूप से क्या पहनते हैं? ऑप्शन 1, कुर्ता पायजामा। ऑप्शन 2, कुर्ता लुंगी। ऑप्शन 3, कुर्ता और पैंट। और ऑप्शन 4, सूट बूट। बोलिए पंजाब के लोग क्या पहनते हैं? हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि लेखक ने अपने दोस्तों के बीच में मीटिंग में जाने की बात रखी, तो दोस्तों ने क्या कहा कि ऐसे ही सामान्य वेशभूषा में लुंगी और कुर्ता में ही चले जाओगे क्या? तो वहां की सामान्य पहनावे की ड्रेस क्या है?
तो कुर्ता और लुंगी। पंजाब में सामान्य रूप से कुर्ता और लुंगी ही पहनी जाती है। 126 नंबर का प्रश्न, कागज पर सीमित हो जाने से क्या तात्पर्य है? किस पर? कागज पर सीमित हो जाने से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन 1 जमीनी स्तर पर बदलाव न आना, ऑप्शन 2 जमीनी स्तर पर बदलाव आना, ऑप्शन 3 जमीनी स्तर पर ऊंचा उठना, या ऑप्शन 4 जमीनी स्तर पर ऊंचा न उठना। बोलिए, कागज पर सीमित हो जाने से क्या तात्पर्य है? तो कागज पर सीमित हो जाना माने हम जो चाहते थे वैसा नहीं हो पाना, जमीनी स्तर पर बदलाव न आना। क्या? जमीनी स्तर पर बदलाव न आना, क्योंकि हम तो किसानों और मजदूरों में वैसी सोच जागृत करने का प्रयास कर पा रहे थे, लेकिन जब हमारी कविता को, कहानी को, लेखन को वह वर्ग ही नहीं समझ पाएगा, सामान्य वर्ग ही नहीं समझ पाएगा, तो फिर तो एक प्रकार से वह कविता कागज पर ही सीमित हो गई, यानी जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं आना, केवल पढ़ने के काम की रह गई। चलिए 127 नंबर का प्रश्न, इस पर पश्चिम का प्रभाव है, यह वाक्य किस प्रकार का है? कौन सा? इस पर पश्चिम का प्रभाव है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन 1 संबंधवाचक, ऑप्शन 2 विधानवाचक, ऑप्शन 3 प्रश्नवाचक, या ऑप्शन 4 संदेहवाचक। बोलिए, इस पर पश्चिम का प्रभाव है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो संबंधवाचक वाक्य नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा, विधानवाचक। क्या हो जाएगा? विधानवाचक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 128 नंबर का प्रश्न, ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द हैं, किस प्रकार के शब्द हैं? कौन से? ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द क्या हैं? ऑप्शन 1 संज्ञा है, ऑप्शन 2 सर्वनाम है, ऑप्शन 3 विशेषण है, या ऑप्शन 4 क्रिया है। तो भैया जनरल व्याकरण भी आप जानते हैं, तो ग्रामीण होना, सामाजिक, युवा, ये सब क्या है? ये केवल और केवल विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि जितने भी शब्द हैं वे सब विशेषण की कोटि में आते हैं। चलिए अब 129 नंबर प्रश्न के पहले एक पैराग्राफ दिया गया है और बहुत अच्छा पैराग्राफ है। देखिए, माइकल एंजेलो, कौन थे? माइकल एंजेलो इटली के बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार थे। वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। लोगों ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे गढ़ लेते हैं? उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति कहाँ गढ़ता हूं। क्या कहा? कि लोगों ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बना लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मूर्तियां कहाँ गढ़ता हूं, वह मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में थी, मैंने तो सिर्फ पत्थर का फालतू हिस्सा हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। तो विद्यार्थी को अपना परिचय पाने में, स्वभान होने में, यानी कि अपना ज्ञान होने में, तो विद्यार्थी को अपना परिचय पाने में, स्वभान होने में मदद करना ही शिक्षक का काम है। अब यह स्वभान कैसे हो, यानी कि विद्यार्थी को अपना परिचय कैसे हो, अपनी प्रतिभाओं का परिचय कैसे हो, तो कहते हैं सेल्फ इज लाइक अ रे। क्या? सेल्फ इज लाइक अ रे। जो साइंस में माना जाता है कि प्रकाश की किरण अदृश्य होती है, वह आपको दिखाई देती है, वैसे हमारा जो स्व है वह शून्य में, अभाव में, समझ में नहीं आता। वह तब प्रकट होता है जब मैं स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म करता हूं। कर्म करते करते मुश्किल का जब मैं सामना करता हूं, तब मेरा रूप, मेरी शक्ति, मेरे स्व का मुझे पता चलता है। स्वधर्म रूप कर्म करते हुए जो स्व मेरे सामने व्यक्त होता है, वही मेरी शिक्षा है। क्या कहा?
कि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, मुश्किलों का जब तक सामना नहीं करेंगे, तब तक मुझे मेरे रूप, मेरी शक्ति और मेरे स्व का मुझे पता नहीं चलेगा। और स्वधर्म रूप कर्म करते हुए जो स्व मेरे सामने व्यक्त होता है वही मेरी शिक्षा है। इसलिए कह रहे बहुत महत्वपूर्ण बात, इसलिए शिक्षा दी नहीं जा सकती बल्कि अंदर से अंकुरित होती है, और उस प्रक्रिया में शिक्षक केवल बाहर से मदद करता है। जैसे पौधे के अंकुरित होने में, इसके प्रफुल्लित होने में सीधा हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु बाहर से खाद पानी देना, निराई करना, प्रकाश की व्यवस्था आदि कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यही कही गई है कि एक विद्यार्थी के भीतर या विद्यार्थी को उसके गुणों की पहचान कराने में मददगार एक शिक्षक भले ही है, लेकिन वह बाहर से मदद कर सकता है। भीतर से तो विद्यार्थी जब तक कर्म नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तब तक वह अपने आप को नहीं पहचान सकता। जैसे एक पौधा होता है तो उस पौधे के अंकुरित होने में हम भीतर से उसकी जड़ों में हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम बाहर से खाद पानी दे सकते हैं, प्रकाश की व्यवस्था आदि कर सकते हैं। चलिए इसी के आधार पर अब प्रश्न देखते हैं। 129 नंबर का प्रश्न, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन 1 शिक्षा देना संभव है, ऑप्शन 2 शिक्षा देना संभव नहीं है, ऑप्शन 3 शिक्षा विद्यालय में मिलती है, या ऑप्शन 4 शिक्षा परिवार में मिलती है। बोलिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि शिक्षा देना संभव नहीं है। चलिए 103 नंबर का प्रश्न, शिक्षक का काम है, क्या काम है शिक्षक का? विद्यार्थी को स्वयं से परिचित कराना, विद्यार्थी को दूसरों से परिचित कराना, विद्यार्थी को विषयों से परिचित कराना, या विद्यार्थी को शिल्प कला से परिचित कराना। बोलिए शिक्षक का काम क्या होना चाहिए? कि वह विद्यार्थी को अपने आप से परिचय करवा देवे, या विद्यार्थियों को दूसरों से परिचय करवा दे, या विद्यार्थियों को विषयों से परिचित करा दे, या विद्यार्थी को शिल्प कला से परिचित करा दे। बोलिए। तो शिक्षक का काम होता है विद्यार्थियों को स्वयं से परिचय कराना, उनको अपने आप से परिचित कराना, ये शिक्षक का काम होता है। चलिए 103 नंबर का 131 नंबर का प्रश्न, स्व का प्रकाट्य खाली स्थान में होता है। किसमें? अपनेपन का प्रकाट्य, अपनी शक्ति का प्रकट होना कहाँ होता है? तो स्व का प्रकाट्य खाली स्थान में होता है। कहाँ होता है? ऑप्शन 1 रोशनी में, ऑप्शन 2 कर्म में, ऑप्शन 3 शक्ति में, या ऑप्शन 4 शून्य में। बोलिए स्व का प्रकाट्य कहाँ होता है? तो लेखक ने कहा था कि कर्म में, कि भैया जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे, तब तक हमें अपनेपन का, अपनी प्रतिभाओं का, अपनी योग्यताओं का परिचय नहीं हो सकता है। 132 नंबर का प्रश्न, अनुच्छेद में खाद पानी देने, निराई करने का उदाहरण बताता है कि शिक्षक का कार्य बच्चों को, ये आखिरी में ही हमने पढ़ा था, खाद पानी देना, निराई करने का उदाहरण बताता है। क्या बताता है? कि शिक्षक का कार्य बच्चों को भोजन पानी देने का है, ऑप्शन 2 नियंत्रित करना है, ऑप्शन 3 उचित माहौल देना है, या ऑप्शन 4 बागवानी सिखाना है। तो वो तो एक उदाहरण दिया गया था। भोजन पानी देना ये शिक्षक का काम नहीं है, नियंत्रित करना भी यहाँ पर ठीक नहीं बैठता है, बागवानी सिखाना भी नहीं। तो इस उदाहरण का अभिप्राय था कि हम केवल और केवल बच्चों को एक उचित माहौल दे सकते हैं, बाकी तो फिर उनकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। चलिए 133 नंबर का प्रश्न, स्व दृश्यमान होता है, प्रकाश होता है, किरण होता है,
या अदृश्य होता है? बोलिए, स्व कैसा होता है? तो यह दृश्यमान होता है, यानी कि दिखाई देना। तो स्व कभी दिखाई नहीं देता। प्रकाश होता है? बिल्कुल नहीं। किरण? बिल्कुल नहीं। स्व तो एकदम अदृश्य होता है। जैसे कहा था कि प्रकाश की किरण अदृश्य होती है, वैसे ही यह जो स्व है ये भी अदृश्य होता है। चलिए 134 नंबर का प्रश्न। वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, इस वाक्य में प्रविशेषण है। वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, वाक्य में प्रविशेषण क्या है? ऑप्शन 1 वे, ऑप्शन 2 बड़ी, ऑप्शन 3 सुंदर या ऑप्शन 4 मूर्तियां। बोलिए, प्रविशेषण इसमें क्या है कि बड़ी। क्या है? बड़ी आपका इसमें प्रविशेषण हो जाएगा। चलिए 135 नंबर का प्रश्न है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय कौन सा है? किसमें? अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन 1 इत प्रत्यय, ऑप्शन 2 ऋत प्रत्यय, ऑप्शन 3 ता प्रत्यय या ऑप्शन 4 अम प्रत्यय। बोलिए, कौन सा प्रत्यय है? तो अंकुरित शब्द में इत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए 136 नंबर का प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का क्या उद्देश्य है? किस पर? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन 1 व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, ऑप्शन 2 साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना करना, ऑप्शन 3 हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, या ऑप्शन 4 भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। बोलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, व्याकरण तो ऑटोमेटिक आ जाती है। साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना, ये भी उद्देश्य नहीं होता। हिंदी भाषा के पूरे इतिहास के बारे में जानना है, ये भी नहीं, बल्कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, यही आपका एकदम सही उत्तर होगा। क्या? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। चलिए 137 नंबर का प्रश्न। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है। क्या अपेक्षित है? ऑप्शन 1 हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, ऑप्शन 2 हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, ऑप्शन 3 विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, या ऑप्शन 4 तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। बोलिए, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से क्या अपेक्षा की जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ठीक है ना। चलिए 138 नंबर का प्रश्न है। हिंदी भाषा सीखने और सिखाने के लिए अनिवार्य क्या है? ऑप्शन 1 भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, ऑप्शन 2 समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, ऑप्शन 3 हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, या ऑप्शन 4 भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। बोलिए, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही हो जाएगा। समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए 139 नंबर का प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन 1 हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, ऑप्शन 2 हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ और प्रयोग, ऑप्शन 3
हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, या ऑप्शन 4 हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी। बोलिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा कि हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ और प्रयोग। क्या होगा? हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ और प्रयोग। 140 नंबर का प्रश्न, भाषा के अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 यह सहज होता है, ऑप्शन 2 यह सरल होता है, ऑप्शन 3 यह कठिन होता है, या ऑप्शन 4 यह सीखा जाता है। बोलिए। भाषा के अर्जन के संबंध में यह एक सहज प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है। चलिए 141 नंबर का प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? प्रश्न क्या पूछा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, ऑप्शन 2 बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, ऑप्शन 3 अन्य विषयों को सीखने में मदद करना, या ऑप्शन 4 अन्य विषयों का सरलीकरण करना। बोलिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? बोलिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही हो जाएगा, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। बोलिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 142 नंबर का प्रश्न, आकलन का प्रयोग खाली स्थान के लिए होना चाहिए। आकलन का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? ऑप्शन 1 सीखने में मदद के लिए, ऑप्शन 2 कितना सीखा को आंकने के लिए, ऑप्शन 3 परस्पर तुलना के लिए, या ऑप्शन 4 भाषा की जानकारी के लिए। आकलन का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए कि बच्चे ने कितना सीखा उसको आंकने के लिए आकलन का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए 143 नंबर का प्रश्न, दृश्य श्रव्य सामग्री उपयोगी तब होती है जब बच्चे, दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता कब होती है कि जब बच्चे उसे बहुत सरलता से समझ सकें, ऑप्शन 2 उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, ऑप्शन 3 उसकी भाषा का अनुकरण कर सके, या ऑप्शन 4 उसके बनने की प्रक्रिया को बता सकें। बोलिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कब उपयोगी होता है कि जब उस पर बच्चे अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, तभी दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग प्रभावी होता है। चलिए 144 नंबर का प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन 1 जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, ऑप्शन 2 आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, ऑप्शन 3 अधूरी कहानी का अंत लिखना, या ऑप्शन 4 डायरी लिखना। बोलिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा डायरी लिखना। चलिए 145 नंबर का प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु क्या है? क्या सबसे कमजोर बिंदु पूछ रहे हैं? ऑप्शन 1 लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, ऑप्शन 2 लेखन में तार्किकता का समावेश, ऑप्शन 3 भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, या ऑप्शन 4 संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग। बोलिए। तो भैया हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर प्रयोग क्या हो सकता है कि इसमें संस्कृतनिष्ठ शब्दावलियों का प्रयोग
करना। चलिए 146 नंबर का प्रश्न है, भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है? कोई निश्चित संबंध नहीं होता। एक तार्किक संबंध होता है या कोई संबंध होता ही नहीं है? बोलिए। भाषा और लिपि के बीच में ऑप्शन 2 आपका सही होगा कि कोई निश्चित संबंध नहीं होगा। चलिए 147 नंबर का प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सबसे ज्यादा बल किसके ऊपर देंगे? ऑप्शन 1 लिखित परीक्षा, ऑप्शन 2 मौखिक परीक्षा, ऑप्शन 3 पोर्टफोलियो या ऑप्शन 4 जांच सूची। बोलिए किस पर आप सबसे ज्यादा बल देंगे? तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो पर। 148 नंबर का प्रश्न, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं बहुत गंभीर समस्याएं हैं जिसका कोई समाधान नहीं। ऑप्शन 2 संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। ऑप्शन 3 एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्या पैदा करती है, या ऑप्शन 4 हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। तो ऑप्शन 2 आपका सही होगा कि बहुभाषिक कक्षा में जो बच्चों की अपनी अपनी भाषाएं हैं उसको संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए 149 नंबर का प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में ऑप्शन 1 जटिल से सरल की ओर जाते हैं, ऑप्शन 2 उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, ऑप्शन 3 नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, या ऑप्शन 4 व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। और अंतिम प्रश्न 150 नंबर का, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है? ऑप्शन 1 चॉम्स्की, ऑप्शन 2 पियाजे, ऑप्शन 3 स्किनर, या ऑप्शन 4 वाइगोत्स्की। बोलिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, चॉम्स्की, कि अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध चॉम्स्की के साथ है। इस प्रकार से अभी हमने आज अपने हिंदी भाषा के एक और टेस्ट को देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।